हेलो गाइस। तो चलो अपना लेक्चर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी हम कवर कर रहे थे। ये टॉपिक लास्ट है 19th सेंचुरी का। इसके बाद हम 20th सेंचुरी पर मूव कर जाएंगे। 20th सेंचुरी के भी लगभग 4 से 5 वीडियोस उम्मीद है बनेंगी, तो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक। फिर मैं एक काम करूंगा, मैं एमसीक्यूज को एक डालूंगा पीडीएफ को, उसको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद अब तक जितने भी हमने 18 लेक्चर्स पढ़े हैं, 18 19 जो भी हम पढ़ेंगे, तो उन लेक्चर्स को पीडीएफ में क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, एमसीक्यूज को। तो उससे पहले चलो 19th सेंचुरी को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक को। तो हम नेशनलिज्म को देखेंगे। हम देख चुके हैं कि यूनिफिकेशन देखा था नेशनलिज्म की भावनाओं के अंदर, जैसे इटली का, जर्मनी का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ फेज देखे थे, फेज 1 और फेज 2 के बारे में। इंग्लैंड के और अलग अलग एग्जांपल देखे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जापान का आया था उसके बारे में हमने देखा था। सोशलिज्म क्या होता है, उसका राइज कैसे हुआ है, कैपिटलिज्म के बारे में कैसे हुआ है, तो उसको ये एक दूसरे के काउंटर होते हैं, इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी थी। कार्ल मार्क्स 3 अलग अलग फेजेस के बारे में देखा था। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचता है 19th सेंचुरी का, इंपेरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। अब इंपेरियलिज्म के अंदर एक बेसिकली क्या है और कॉलोनियलिज्म क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। कॉलोनाइजेशन के अंदर कौन से दो एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो इंपेरियलिज्म बेसिकली क्या होता है कि एक, पहली बात तो इंपेरियलिज्म एक आइडिया है और कॉलोनियलिज्म उसका प्रैक्टिस है बेसिकली। तो पहले क्या होता था कि जो पावरफुल किंग होगा वो लेस पावरफुल के ऊपर एक्सप्लॉइट करेगा और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस चीज को ही, ये ओल्ड आइडिया है, इस चीज को, नए आइडिया को इंपेरियलिज्म बोला गया है। कि ओल्ड आइडिया क्या है, इंपेरियलिज्म है। मॉडर्न पीरियड में उसको इंपेरियलिज्म की प्रैक्टिसेस को करना, मॉडर्न के अंदर कॉलोनाइजेशन बोला गया है। तो मदर कंट्री से आप दूसरी जगह पर जाके उसको रूल करना स्टार्ट करते हो। जैसे आपको पता है इंडिया भी एक कॉलोनी था किसका, ब्रिटिशर्स का। ऐसे ही अमेरिका भी एक टाइम में कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। ऐसे फ्रांस के जगह जगह कॉलोनीज थे। ठीक है। जापान ने भी एक कॉलोनी बनाने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से ना आपको बहुत सारे अलग अलग कॉलोनी देखने को मिलते हैं। तो मदर कंट्री को ही पावर रख के दूसरी जगह पर एस्टेब्लिश करना और पावर एक्वायर करना इंपेरियलिज्म कहलाता है। तो इस इंपेरियलिज्म के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम देखेंगे। पहला है मीनिंग, फिर एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल, जैसे अफ्रीका का सीखेंगे। और दूसरा, अफ्रीका के अलावा एशिया के अंदर भी देखने को मिलता है आपको, इंडिया, चाइना। इंडिया तो पूरा मॉडर्न इंडिया आ जाता है, तो वो तो हम एक अलग से पूरा हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया पूरा एक टॉपिक है। लेकिन हम चाइना को देखेंगे और अफ्रीका को देखेंगे, ये दो हम देखेंगे। एशिया का पार्ट में चाइना का आ गया और अफ्रीका पार्ट में अफ्रीका आ गया। ठीक है। और इम्पैक्ट देखेंगे इस इंपेरियलिज्म की वजह से क्या होता है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है इसका इम्पैक्ट। तब अब पहला टॉपिक आता है हमारा, मीनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, इन दोनों का मतलब देखेंगे। देखो, मैंने बताया जैसे कि आइडिया है इंपेरियलिज्म, तो इट इज अ व्हेन अ कंट्री एक्सटेंड इट्स पावर इनटू अदर टेरिटरीज फॉर एनी गेन। कोई भी गेन हो सकता है। इंपेरियलिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब है टू कमांड, ताकि कमांड दिया जाए। तो वहां से एम्पेरियलिज्म आया है। एम्पेरियलिज्म की, जैसे एम्पेरियलिज्म के अंदर एक, क्या ना, हमेशा ये एक नेगेटिव सेंस में, इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सेंस में दिया जाता है, लेकिन इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है। इससे आपको 3 बेसिकली स्टोरीज का पता लगता है कि डिसेप्शंस देखने को मिलती है, ब्रुटैलिटी देखने को मिलती है, आर्म्ड नेशन देखने को मिलती है, लोगों की किलिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए हमेशा नेगेटिविटी देखने को मिलती है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म क्या है कि ये उसका प्रैक्टिस है। इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म एक सोच है, कॉलोनिज्म उसकी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ऑफ इंपेरियलिज्म ये एक मॉडर्न फिनोमिना है। अब अलग अलग तरीके की अलग अलग कॉलोनीज होती हैं। अब इन दोनों के बीच में अब यही आता है कि इनके बीच में एक डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि इंपेरियलिज्म सीक करता है लेकिन कॉलोनिज्म जाता है उस पर डायरेक्टली। मैंने सोचा कि मैं देश के ऊपर राज करूंगा, वो इंपेरियलिज्म है। लेकिन कॉलोनिज्म, मैं जाकर लोगों पर राज करना स्टार्ट करता हूँ, वो कॉलोनिज्म है। तो इन दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है। इसमें एम्बिशियस देखने को मिलते हैं, एम्बिशंस टू ग्रो। लेकिन इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट सेटलमेंट होती है। नॉट ओनली पॉलिटिकल, बस उसकी इकोनॉमी, सोसाइटी, उन सब में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है कन्वर्जन देखने को मिलता है बहुत सारा। इकोनॉमी पूरी लूट लूट के लेके चले गए, पॉलिटिकल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी स्टार्ट करी।
तो सब देखने को मिलते हैं आपको अमेरिका ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे इंडिया के अंदर भी। तो इंडिया कॉलोनिज्म का एक एग्जाम्पल है। नॉट ऑलवेज रिजल्ट कॉलोनाइजेशन बट सम टाइम फेलियर, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे नेपोलियन है, नेपोलियन सब जगह जीतना चाह रहा था लेकिन वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। इसी तरीके से कॉलोनिज्म के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर पावर एस्टेब्लिश कर ली जाती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत जगहों पर पावर एक्वायर करी थी, फ्रांस ने बहुत सारी जगहों पर पावर एक्वायर करी थी। तो पावर एस्टेब्लिश देन कॉलोनी प्रेजेंटेड, इसलिए उसको कॉलोनी बोला गया है। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इंडिया सफर फ्रॉम इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। वैसे मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया भी बता दिया है ऊपर के सेंस में कि इंडिया क्या था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। अब इसका ये वाला सेकंड क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंपेरियलिज्म या कॉलोनिज्म है वो 19th सेंचुरी के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्या रीजन रहते हैं, क्या फैक्टर रहते हैं। तो इसका बहुत सारे फैक्टर है बेसिकली। अब एक एक फैक्टर को हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहला था, सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जहाँ पे ज्यादा चीजें बननी स्टार्ट होएगी वो दूसरी जगह पे जाएंगे, उसको बेचने की कोशिश करेंगे और कैपिटलिज्म सोच देखने को मिलता है। तो इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को गेन किया, कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है तो इंपेरियलिज्म देखने को मिली और चीजों को वो करा। तो ये बेसिकली एक इंपेरियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड है रिलीजियस फैक्टर, कि अपनी ही धर्म को सबसे ऊपर समझना। जैसे आपको पता है उस टाइम कितनी कन्वर्जन हुई देखने को मिलती है क्रिश्चियनिटी की, तो ये एक सेकंड फैक्टर है इंपेरियलिज्म का बढ़ने का। थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर, कि ग्लोरी दिखाना कि मेरे पास इतने सब जगहों पे ये राज है, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हूँ। डिप्लोमेटिक राइवलरी सेटअप करना, फ्रांस की जैसे यूके यूके के बीच में आपस में राइवलरी देखने को मिलती है। हर कितनी जगहों पे वॉर हुई है, 7 ईयर वॉर्स हुई है, इंडिया के अंदर भी जाके वॉर हुई है कर्नेटिक्स वॉर जैसे। तो बहुत सारे इस तरीके की वॉर देखने को मिलती है। और डिप्लोमेसी राइवलरी के अंदर, ग्लोरी के अंदर, ये सब फैक्टर्स रहते हैं इंपीरियलिज्म बढ़ाने के। कल्चरल एक्सपर्ट्स के तो टू सिविलाइज द बैकवर्ड पीपल और द व्हाइट्स मैन बर्डन प्रिंसिपल। आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर जब उन्होंने राज करने की कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने, तो एक टॉपिक लेके आए थे, एक प्रिंसिपल लेके आए थे जिसका नाम है व्हाइट मैन बर्डन। हम गोरों के ऊपर ये वो है कि बर्डन है कि मुझे लोगों को सिविलाइज करना है। चाहिए सिर्फ उन्हें लूट थी, देश को कभी कबाड़ा करना था उनका, लेकिन अपने आप को ऊपर दिखाना, तो वो कल्चरल एक्सपर्ट दिखाना कि हम ही कल्चरली वो है, भगवान है। तो बेसिकली इन तीन पॉइंटों को जो मैंने लिखा इसको ट्रिपल जी भी बोला जाता है। गोल्ड मतलब पैसा चुराना, इकोनॉमिकल फैक्टर। ग्लोरी, अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं इतनी जगहों पे राज कर रहा हूँ, तो ग्लोरी। और भगवान, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर को अपना ही भगवान को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दिखना। कल्चरल एक्सपर्ट दिखाना, तो वो गॉड। तो इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को ट्रिपल जी भी सेंस में दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के अंदर। तो आपको इस तरीके से आपको याद कर सकते हो। और आखिरी तो सीधी सी बात है, एक्सप्लॉइट करना चीजों को जो उनको अच्छा लग रहा है। जैसे जो भी किंग छोटा सा है, एक बड़ा राजा छोटे राजा को कंपेयर वो दबाने की कोशिश करता था, पहले ऐसा कोई रूल तो था नहीं, तो इसलिए वीक किंग के अंदर सर्कमस्टांसेस हो गए नए नए। अब यूके के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं, लेकिन जिस जगह पे जा जाके अलग अलग नेचुरल, इंडिया के अंदर कितना नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास अलग अलग तरीके के, ठीक है। वैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, अमेरिका के अंदर कितने नेचुरल रिसोर्सेज है, चाइना के अंदर जाके एक्वायर किया गया है उनके द्वारा, तो वहां पे कितने नेचुरल रिसोर्सेज है। उन सब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर कर दिया है, अब वो उन्हीं का राज है, अब वही चलाएंगे उन चीजों को। तो ये भी देखने को मिलता है, रीजन देखने को मिलता है उसका। अब सेकंड मीनिंग हमने समझा, इंपेरियलिज्म कोलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या फैक्टर रहते हैं इंपेरियलिज्म बढ़ने के 19th सेंचुरी के अंदर। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है एग्जांपल ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि कॉलोनाइजेशन के एग्जांपल देखेंगे। अब तीन है बेसिकली, एक है चाइना, अफ्रीका और इंडिया। अब इंडिया तो पूरा एक पूरी ही बिपिन चंद्र की किताब है, बिपिन चंद्र पढ़ लो आप। जैसे मॉडर्न इंडिया एक पूरी यूपीएससी अलग से आता है, एक पूरा टॉपिक है, तो वो तो इसके अंदर हम कवर करेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। तो ये वाला टॉपिक तो बचा नहीं। अब हमारा बचा कौन सा, ये दोनों वाला। तो इन दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले चाइना देखेंगे, फिर हम अफ्रीका देखेंगे, और फिर लास्ट हमारा बच जाता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो अब एग्जांपल ऑफ चाइना को समझते हैं। पहले समझने से पहले थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और फिर उसको थ्योरेटिकल के फैक्ट्स फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है उसको समझाएंगे। जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैं इसी तरीके से चलता हूँ। तो जैसे 17th सेंचुरी के अंदर जब जो चाइना है उसके अंदर एक मोनार्की थी, ठीक है। वो एक आइसोलेशन में रहते थे, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझते थे, और वो किसी लोगों के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते नहीं थे। अपने आप से इंटरनल इकोनॉमिक्स चलती थी उनके अंदर। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद क्या होता है, जैसे आपको पता है कि डिस्कवरीज देखने को मिलती है अलग अलग जगहों पे, ऐसे ही पोर्तुगीज और इंग्लैंड
जाकर चाइना के भी ढूंढते हैं और उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में तो उस ट्रेडिंग को बीसीआई ट्रेडिंग बोला गया है। कौन सा ट्रेडिंग? ब्रिटिश, इंडिया और चाइना की ट्रेडिंग देखने को मिलती है। और इसके अंदर है ना, दबदबा सिर्फ चाइना का ही देखने को मिलता है। चाइना क्या करता है? सिर्फ सेल करता है, खरीदता कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है? अब सीधी सी बात है, जो भी हायर पावर वाला वो ऐसे कहेगा कि मेरे को तो फायदा ही नहीं हो रहा। ब्रिटिशर्स को थे ही, सीधी बात है, आए थे ट्रेड करने, लेकिन टेरिटरी बनाने की कोशिश करते थे अपनी फेवर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आते जाए। हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। तो ब्रिटिशर्स फिर क्या करते हैं? ओपियम का धंधा स्टार्ट करते हैं। तो ओपियम ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं कॉटन के साथ साथ। अब ओपियम ट्रेड के साथ, ओपियम एक ऐसी चीज है जो एडिक्ट करती है लोगों को, लोगों को बार बार डिमांड चाहिए होती है। तो अब उसकी वजह से फिर क्या होता है कि चाइनीज अथॉरिटी देखने को मिलती है कि भाई यहाँ के लोग अब वो हो गए हैं, ओपियम एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो इसके लिए अब वो वॉर छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को एक वो बना के मुद्दा, ब्रिटिशर्स और चाइना फिर लड़ जाते हैं। ब्रिटिशर्स उस टाइम पे आपको पता ही है, पावरफुल बहुत था, भयंकर लेवल वाला। तो और फर्स्ट ओपियम वॉर देखने को मिलती है 1839 से 1842 तक। अब इसमें चाइना हार जाता है। अब चाइना हारने के बाद आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? एक ट्रीटी साइन करवाते थे, पैसा लेते थे और बस, और पोर्ट को ओपन करते थे। सेम वही चीज इसमें इसके अंदर भी देखने को मिली कि चाइना को हराया, एक ट्रीटी साइन करवाई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। उससे क्या हुआ? 5 अलग अलग तरीके के पोर्ट्स खोल दिए गए दुनिया के लिए। अब दुनिया के लिए खोलने स्टार्ट करे। अब फिर उसको देख हम देख फ्रांस आने लग गया, ब्रिटिश को देख के फिर यूएसए आने लग गया, फिर जापान आने लग गया। जापान ने भी इसको कॉलोनी बना ली अपनी, चाइना को। अब फिर देख देखते एक पूरा सा जो चाइना बना हुआ था, एक पूरा गोला मान के चलो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक इंटरनेशनल कॉलोनी टाइप बन के चली गई 1890 तक हमारा चाइना इसके अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है? अब कॉलोनी बन गई है, अब रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। रेवोल्यूशन हम आगे समझाऊंगा कि इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ तक अब इंटरनेशनल कॉलोनी तक हम समझ चुके, 1890 तक हुआ है। अब इसको फैक्ट्स को समझते हैं कि 17th सेंचुरी के अंदर चाइना वाज रूल्ड बाय द मोनार्की, जिसको हम बोलते हैं मंचो डायनेस्टी। ठीक है, नाम याद रख लेना। चाइना आइसोलेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बिकॉज चाइना बिलीव दैट देयर सिविलाइजेशन आर सुपीरियर देन द अदर्स। लेकिन 17th सेंचुरी के अंदर क्या होता है? यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग, जैसे पोर्तुगीज आते हैं और इंग्लैंड आते हैं। पोर्तुगीज मक्को नाम की एक वो होती है पोर्ट, उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और इंग्लैंड कहाँ पे करता है? कैंटन नाम पे। अब कैंटन ट्रेड के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक वन साइडेड ट्रेड था, जिसके अंदर चाइना सिर्फ सेल करता था, खरीदता था नहीं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर प्रॉफिटेबल थे नहीं। प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से फिर वो क्या करते हैं, ताकि प्रॉफिट ज्यादा आए तो वो स्मगलिंग स्टार्ट करते हैं। किसकी? ओपियम की। ओपियम किसको? चाइना को। फिर चाइनीज अथॉरिटी उसको अब स्टॉप करना चाहेगी, क्योंकि सीधी बात है, उनको नुकसान होता है देखने को मिले, उसके लोग खराब हो रहे हैं, लोगों के अंदर एडिक्शन आ रही है, लोग पागल ओपियम दिमाग खराब करता है लोगों का। तो इसी वजह से वो एक वॉर छेड़ देते हैं। फिर वॉर स्टार्ट होती है 1839 के अंदर, 42 के अंदर। अब सीधी सी बात है, ब्रिटिश पावर तो थी, ब्रिटिश सुपीरियर मिलिट्री एंड इन्फेंट्री डिस्ट्रॉयड द चाइना, उसको हरा देता बुरी तरीके से। फिर क्या होता है? चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ नैनकाइंग। फिर क्या करता है? उस ट्रीटी के अंदर क्या लिखा होता है कि 5 मोर पोर्ट ओपन कर दिए गए हैं, ब्रिटिश गोट आइलैंड ऑफ हांगकांग, ह्यूज वार इंडेमिनिटी। जितना भी वॉर हुआ उससे पैसा ले लेती थी ब्रिटिश। करते ऐसे थे, इंडिया के अंदर भी उसने ऐसे बहुत देखने को मिले आपको एग्जाम्पल। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना, तो आप समझोगे मेरे को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि अगर आपने मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा भी आइडिया है, ब्रिटिशर्स यही करते थे, वोट लड़ देते थे और बोलते थे तुम्हारी गलती से वोट हमने लड़नी पड़ी, अब मेरे को पैसा वापस दो। और उससे एक्स्ट्रा चीजें, नई नई चीजें साइन करते। अगर वो हार जाते तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते, और जब जैसे लेसर पावर वाला किंग आया, फिर वही चीज दोबारा से जंग छेड़ देते। अब बहुत ऐसे अलग अलग तरीके की जब कैप्चरिंग हम पढ़ेंगे ना, कि कैसे एक ट्रेड से वो टेरिटरी बना ली थी पूरी इंडिया के अंदर, इतने वॉर्स के अंदर। तो वो पूरा ब्रिटिशर्स का एक मॉडर्न इंडिया के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ही आता है। इवन आफ्टर ट्रीटी ब्रिटिशर्स वांट मोर पोर्ट। अब सीधी बात है, भूख कभी खत्म नहीं होती थी उनकी भी। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे स्टेट भी आने स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर, अलग अलग पोर्ट्स के अंदर, जैसे फ्रांस आता है, यूएसए आता है, जापान आता है, फिर उसको एक इंटरनेशनल कॉलोनी बना देता है। फिर अब सीधी सी बात है, उसकी वजह से फिर दोबारा से अब ब्रिटिशर्स क्या करता है, वो जानबूझ के कहता है कि भाई 1856 60 के अंदर की मेरा फ्लैग की चाइना वाले लोगों ने बेइज्जती करी है। अब उसके तो फिर दोबारा से वो छेड़ देता है, और उसका नाम दिया जाता है सेकंड ओपियम वॉर। और फिर अब सीधी बात है, चाइना की तो ऑलरेडी बुरी हालत थी, तो ब्रिटिश उसको और बुरी तरीके से हरा देता है। फिर नहीं, दोबारा से फिर वही वाला अप्रोच, वही इंडेमिनिटी लेना, ट्रीटी साइन करवाना, सेम अप्रोच। फिर एक नई ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टेंटियम। उसके अंदर क्या है, अब एक की बजाय 14 नए पोर्ट ओपन कर दिए गए। जितनी भी एक्स्ट्रा टेरिटरी थी, वो अब कौन डिफाइन करेगा? जो भी एक्स्ट्रा टेरिटरी वाली डिमांड है,
वो सेट करेगा, जैसे ट्रायल हो गया, लॉज हो गया। अब पहले क्या होता था कि चाइना के अंदर जो भी वो होगी, क्या बोलते हैं, कोई क्राइम वगैरह करेगा ब्रिटिशर्स, अब उसके ऊपर केस मुकदमा चाइना नहीं चला सकती, अब उसको दोबारा से ब्रिटिशर्स भेजा जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंदर फिर वो इंक्वायरी बैठेगी, फिर वो अपने अकॉर्डिंगली लो कराएंगे। तो बेसिकली हर चीज में अपने आप को ऊपर रखा गया, बिकॉज ऑफ अबव दे स्टार्टेड कार्विंग ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यूएस ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना, सो जापान आल्सो मेड इज कॉलोनी, जैसी बात है। फिर क्या होता है, अब अलग अलग तरीके, अब लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिलता है, रिएक्शन आता है, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होने को देखने को मिलती है। फिर एक 1901 के अंदर एक मसीहा उनके अंदर आता है जिसका नाम है डॉक्टर सैयद सेन। डॉक्टर सैयद सेन क्या करता है, एक बॉक्सर रिबेलियन देखने को मिलती है चाइना के अंदर। उसके बाद ऐसे ऐसे, अब आपको पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कब चाइना फ्री हुआ कॉलोनाइजेशन से। तो चाइना का मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से था जब, ये देखो इतने सारे पोर्ट्स थे, यहाँ पे रशिया चला गया, यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे रशिया ने एक्वायर कर रखा है, यहाँ पे जापान ने कर रखा है, यहाँ पे इंग्लैंड ने कर रखा है, यहाँ पे फ्रांस ने कर रखा है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग पोर्ट्स बना दिए थे, बुरी तरीके से ऐसे हालत कर दी थी। अब सेकंड एग्जांपल हमारा अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन को देखेंगे। देखो, शुरुआत में ना अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोला गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादातर ब्लैक कलर के थे, तो मेन इसलिए उसका डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला गया है। फिर आपको पता है, थोड़े कुछ टाइम बाद जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी 15 सेंचुरी के आसपास, यूरोपियन उसके अंदर एंटर स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो शुरुआत में ना, अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे तो ये जो कोस्टल एरिया है पूरा, जो सिर्फ पानी वाला एरिया है, यहाँ पे पूरी तरफ पानी है, सिर्फ इधर ही लोग देखने को मिले थे। तो यूरोपियन एंट्री ओनली कोस्टल एरियाज। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, उनको उठा के, सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, उनको उठा उठा के फिर क्या करते हैं, स्लेव ट्रेड स्टार्ट करते हैं, अमेरिका भेजते हैं इंडस्ट्री के लिए, अमेरिका यो यूके भेजते हैं, अलग अलग जगह जगह कॉलोनी में भेजना स्टार्ट करते हैं, स्लेव ट्रेड स्टार्ट करते हैं। 19 सेंचुरी के अंदर मिशनरी स्टार्ट कर देते हैं अफ्रीका के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए, ताकि वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ये शुरुआत में सिर्फ इस वाले एरिया पे हो रहा है, पुणे वाले पे। लेकिन फिर एक पहला किंग आता है जिसका नाम है किंग लियोपोल्ड 2, जो कि बेल्जियम से है। वो बाहर की बजाय अब अंदर जाना स्टार्ट करता है अफ्रीका के अंदर। ये देखो बेल्जियन कोंगो दिख रहा है आपको, ग्रीन से कलर का, यहाँ पे आना स्टार्ट करता है, सेंट्रल अफ्रीका को एक्वायर करता है। अब एक बार अंदर घुसा तो आसपास के लोगों को देखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वे भी घुसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, बस अब सेंट्रल अफ्रीका तो हमारा बेल्जियम का पार्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं लोग, अब हर बंदे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब ये देखो कितनी कॉलोनी बना रखी है ब्रिटिशर्स ने, लाल कलर के, फ्रेंच ग्रीन कलर के, जर्मन ब्राउन कलर के, पोर्तुगीज भी आते हैं, बेल्जियन तो ऑलरेडी आ चुका है, स्पेनिश ने भी एक्वायर करना स्टार्ट हो गया है। कुछ इंडिपेंडेंस बच जाता है, सिर्फ एक दो छोटे छोटे। तो देख इतनी बुरी हालत करते हैं। और इससे बुरा क्या होता है, इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए 1884 के अंदर बर्लिन के अंदर एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर एक अखबार, एक पूरा पेपर बना दिया जाता है, अफ्रीका का पूरा मैप बना दिया जाता है। यहाँ पे रशिया का बंदा, यहाँ पे फ्रांस का बंदा, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड का बंदा, यहाँ पे जर्मनी का बंदा, यहाँ पोर्तुगीज, सब बैठते हैं। और एक कागज के पत्थर के ऊपर, जिसको पेपर पार्टीशन बोला गया है, उसके ऊपर अफ्रीका को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला। और कोई भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं है उसके अंदर। इतनी बुरी हाल कर रखा है अफ्रीका का, इतना गंदे तरीके से उसकी वो करी है, एक्सप्लोटेशन करी गई है। अफ्रीका को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में स्क्रैम्बल कर दिया गया है 1884 के कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका देखने को मिलती है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है, पेपर पार्टीशन होती है। तो पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, जिसमें आपको इमेज के अंदर मैंने गूगल के अंदर दिखा दिया, तो ये सब देखने को मिलते हैं इतना गंदे तरीके से। एग्जाम्पल आपको अफ्रीका का देखने को मिला कि कैसे अफ्रीका को एक कॉलोनी बना लिया गया, वो भी इंटरनेशनल, यहाँ पे ये, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। आपको दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देखा चाइना वाला। अब लास्ट, अब हमारा ये सब खत्म होने के बाद लास्ट टॉपिक बचता है कॉलोनाइजेशन का या इंपेरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है दुनिया के अंदर। अब सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, क्योंकि वो मनमानी करने की कोशिश करेंगे, आपको पता ही है। तो वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलती है। रिसोर्सेज की इतनी गंदी एक्सप्लोटेशन होती है, हर चीज को एक्वायर करना, बुरी तरीके से खत्म करना। तो हमारे देश के अंदर भी कितने टाइगर्स को मारा है, कितने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करा है, कितना पैसा खराब करा है, कल्चरल चीज जो जो इतनी चीजें चलती है, कल्चरल को खत्म करने की कोशिश करी है, हमारे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई है, सोवरेनिटी खराब करी गई है लोगों की, टेक्नोलॉजिकल। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ नुकसान भी होता है, कभी पॉजिटिव होता है। जैसे आपको ट्रेन देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, ट्रेन ऐसे वहां पे भी कुछ
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे माइनिंग वगैरह देखने को मिलती है वहाँ पे। तो कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलती है, लॉस ऑफ सेवेनिटी देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स होती है, पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, किसी को घटती है कहीं बढ़ती है, अर्बन कुछ जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं अपनी अपनी फैक्ट्रीज, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है, एनवायरनमेंट का बुरी हालत होती है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होती है। ये सभी इम्पैक्ट है किसके, एम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म के। तो ये तो थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अब लेक्चर नंबर 14 के अंदर 20th सेंचुरी अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।